Hello everyone. So in the previous video we have seen about साइकोमेट्री और साइकोमेट्री क्या आखिर सिग्निफिकेंस क्या होता है, साइकोमेट्री आखिर होती क्या है और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमने देखा। साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा। एक क्विक रिवीजन हम उसका कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आज इस वीडियो में हम साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ा। सबसे पहले तो हमने ये देखा डेट व्हाट इज साइकोमेट्री। साइकोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉइस्ट एयर। ओके, और मॉइस्ट एयर की जब हम बात कर रहे थे डेट मॉइस्ट एयर कंसिस्ट ऑफ ड्राई एयर एज वेल एज वाटर वेपर। ओके, और जब हम वाटर वेपर की बात करते हैं, वाटर वेपर एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर एट वेरी स्मॉल अमाउंट। बहुत कम अमाउंट में वाटर वेपर रहता है, तो इसलिए उसका पार्शियल प्रेशर जो रहता है वो बहुत कम रहता है। और पार्शियल प्रेशर क्योंकि बहुत कम रहता है, इसलिए वो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में वेपर के फॉर्म में, एयर के फॉर्म में या फिर सुपर हीटेड वेपर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए अगर हम चार्ट में देखने जाएं, वाटर वेपर कहाँ मिलेगा हमको, यहाँ पर मिलेगा। ओके, और ये टेम्परेचर हमारा कौन सा है, जिस टेम्परेचर पे ये हमको मिल रहा है, दिस टेम्परेचर इज नथिंग बट ड्राई बल्ब टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे जो हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, ऑब्वियसली जो एयर भी सेम हमारी सेम टेम्परेचर पे रहेगी और इस एयर में जो वाटर वेपर है वो वाटर वेपर भी हमारा सेम टेम्परेचर पे रहेगा। तो ये होता है हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जो कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद एक टर्मिनोलॉजी आई थी वेट बल्ब टेम्परेचर की। वेट बल्ब टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि जैसे हम उसको, अगर मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया था कि एक विक लेके थर्मोमीटर में एक विक हम रैप कर देंगे और फिर हम एयर को पास कर रहे हैं, तो एयर क्या करेगी, धीरे धीरे करके वाटर को एब्जॉर्ब करते जाएगी, वेपर बनाते जाएगी। अब वेपर बना रही है तो उसका टेम्परेचर भी गिर रहा है, प्लस उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये कर्व हमको इस तरह का कुछ मिला था। तो यहाँ का जो सेचुरेशन पॉइंट का जो टेम्परेचर रहता है, दिस इज नथिंग बट वेट बल्ब टेम्परेचर। इसी को हमने क्या कहा था, वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा, फिर एक टर्मिनोलॉजी मिली थी हमको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की, डीपीटी। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर किसको बोला था हमने, जिस पॉइंट पे ड्यूज बनना स्टार्ट होता है। ड्यूज बनना मतलब ऑब्वियसली वाटर जो है वो कंडेंस होना स्टार्ट होगा। वाटर कंडेंस कैसे होगा, ये इस सेम पार्शियल प्रेशर पे, जिस प्रेशर पे हमारा अभी वाटर वेपर है, सेम प्रेशर पे अगर हम कूल करते जा रहे हैं तो वो इस तरह का कर्व फॉलो करेगा एंड फाइनली इट विल मीट टू द सैचुरेशन कर्व एट अ सर्टेन पॉइंट। यहाँ पर ड्यूज बनना स्टार्ट होगा और यहाँ का जो टेम्परेचर होगा डेट इज नथिंग बट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, डीपीटी जिसको हमने कहा था, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। और किसी भी अनसेचुरेटेड एयर के लिए हमने देखा था दैट ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज ग्रेटर देन वेट बल्ब टेम्परेचर विच इज ग्रेटर देन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, इसके बाद कुछ एक और प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी। फर्स्ट वाज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ओमेगा। ओमेगा को हमने कैसे डिफाइन किया था, ओमेगा वाज इक्वल टू मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर। पर यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर में कितना वाटर वेपर एग्जिस्ट कर रहा है, डेट इज नथिंग बट ओमेगा, जिसको हमने कहा था स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ओके, एक था उसमें ह्यूमिडिटी रेशियो। ह्यूमिडिटी रेशियो हमने किसको कहा था, अगर सेम टेम्परेचर पे अगर हम इसका पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हैं, वाटर पेपर का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हैं सेम टेम्परेचर पे। पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि हम उसमें और वाटर वेपर और सप्लाई करते जा रहे हैं, वाटर वेपर की सप्लाई जो है उसमें बढ़ते जा रही है। तो सेम टेम्परेचर पे अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर वो पूरी तरह से सेचुरेट हो जाएगा। गेटिंग दिस नॉट? ओके, तो यहाँ डिग्री ऑफ सेचुरेशन को हमने क्या कहा था, यहाँ का लेट सपोज हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा है, यहाँ की लेट सपोज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा एस है, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन को हमने कैसे डिफाइन किया था, ओमेगा अपॉन ओमेगा एस। ये सारी चीज़ें हमने देख चुकी है। और फिर एक टर्म आई थी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसको हमने डिनोट किया था फाई से, एंड दिस फाई वाज इक्वल टू यहाँ पर मास, वाटर वेपर का मास डिवाइडेड बाय यहाँ का वाटर वेपर का मास। तो यहाँ का वाटर वेपर का मास MVS रहेगा, सेचुरेशन का मास, और यहाँ पर का हमने MV लिया, तो फाई इज इक्वल टू MV अपॉन MVS। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस की थी और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किया था। द रीज़न आई एम टेलिंग यू इज क्योंकि यही टर्मिनोलॉजी मेन है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आधे से ज़्यादा यूनिट आपके क्लियर है। ठीक है, नाउ विल बी कमिंग टू द साइकोमेट्रिक चार्ट। अब साइकोमेट्रिक चार्ट आखिर किस तरह से होगा, कांस्टेंट डीबीटी लाइंस उसमें कैसी होगी, तो कांस्टेंट डब्ल्यूबीटी लाइंस वगैरह कैसी होगी, वो सारी चीज़ें अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग स्टूडेंट। मैंने आपको बताया कि अगर मैं प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूँ, ओके, प्रेशर मतलब पार्शियल प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। ओके, तो एक चीज़ मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे इसको TS डायग्राम से देखो कि जैसे जैसे
प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है, सैचुरेशन टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ते जा रही है। ये चीज़ हमने देखी है, कई बार देखी है इनफैक्ट, कि प्रेशर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जा रही है वैसे वैसे उसका सैचुरेशन टेम्परेचर जो है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको यहाँ पर PV वर्सेस T डायग्राम में सेम चीज़ अगर मैं प्लॉट करने जाऊँ तो किस तरीके से आएगा। लेट सपोज एट अ सर्टेन प्रेशर PV1 द सैचुरेशन टेम्परेचर इज लेट सपोज T1। ठीक है, फिर मैंने उसका प्रेशर इंक्रीज़ किया, ऑब्वियसली प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो उसका सैचुरेशन टेम्परेचर भी बढ़ेगा और बढ़ गया, फिर और इंक्रीज़ किया, सैचुरेशन टेम्परेचर और बढ़ गया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इन सारे लाइंस को जब मैं ज्वाइन करूँगा आई विल गेट अ कर्व लाइक दिस, एंड दिस पर्टिकुलर कर्व इज नथिंग बट द सैचुरेशन कर्व। इसी कर्व को हम बोलते हैं सैचुरेशन कर्व। सैचुरेशन कर्व क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके इधर का जो रीजन है दिस इज नथिंग बट सुपर हीटेड रीजन, और इसके इधर का जो रीजन है दिस इज नथिंग बट सब कूल रीजन। मतलब इस रीजन में, लेफ्ट रीजन में लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और इधर साइड के रीजन में ये वेपर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। गेटिंग दिस? नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ द वाटर वेपर ऑब्वियसली वेपर के ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम एटमॉस्फेयर के वाटर वेपर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो वेपर के ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब वेपर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो ऑब्वियसली ये वाला रीजन अब हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का कौन सा रीजन है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला रीजन। गेटिंग दिस? तो इसलिए जब हम साइकोमेट्रिक चार्ट जब हम बनाएंगे तो वी विल ड्रॉ इट लाइक दिस। ठीक है, तो इसको क्योंकि मेरा ये वाला रीजन काम का है, ओके, तो मैं इस सेम चार्ट को मैं थोड़ा सा इस तरीके से बना सकता हूँ कि यहाँ पर मेरा PV है, सेम चीज़ है, और यहाँ पर मेरा टेम्परेचर है। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, ताकि मैं इस साइड का रीजन कंसिडर कर सकूँ। अगर मेरे इस साइड का रीजन काम का रहता तो मैं यही वाला चार्ट यूज़ करता, बट मेरे इस साइड का रीजन सुपर हीटेड रीजन काम का है, तो बेटर है मेरी कन्वीनियंस के लिए कि PV मेरे को यहाँ दिखे तो अच्छा रहेगा, T मेरे को यहाँ दिखे तो अच्छा रहेगा। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है ना। एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी, डेट द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज द फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ओनली। ओके, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो थी वो सिर्फ और सिर्फ पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड कर रही थी। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि वाई एक्सिस में पार्शियल प्रेशर है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि वाई एक्सिस में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी मैं ले सकता हूँ। ओके, वाई? बिकॉज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज डायरेक्टली द फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर, सीधा सीधा पार्शियल प्रेशर का फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्सिस में, वाई एक्सिस में आई वाज टेकिंग, बिकॉज आई वाज टेकिंग पार्शियल प्रेशर, तो उसके बदले मैंने क्या ले लिया, वहाँ पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर मैंने ले लिया क्योंकि टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर के बदले जो हम टेम्परेचर को नाम दिए हैं साइकोमेट्री में, ड्राई बल्ब टेम्परेचर ले लिया। गेटिंग दिस? तो ये अब हमारा जो ग्राफ बन गया, दिस ग्राफ इज ओमेगा वर्सेस DBT ग्राफ। ओके, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज टेकन इन द वाई एक्सिस एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज टेकन इन द एक्स एक्सिस। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ को, इस पर्टिकुलर चार्ट को ही हम बोलते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट। गेटिंग इज नॉट? तो कैसा चार्ट हुआ, ये किसके किसके बीच का ग्राफ है ये? दिस इज अ ग्राफ बिटवीन द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड द ड्राई बल्ब टेम्परेचर। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ड्राई बल्ब टेम्परेचर के ही बीच का ग्राफ क्या कहलाता है, साइकोमेट्रिक चार्ट। ओके, नाउ वन थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस साइकोमेट्रिक चार्ट इज ड्रॉन फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर। कोई एक कांस्टेंट प्रेशर के लिए ये जो चार्ट है ये ड्रॉ किया जाता है। जनरली वो प्रेशर हम लेते हैं हमारी कन्वीनियंस के लिए, और कन्वीनियंस की तो क्या बात करनी चाहिए, जो जनरली प्रेशर रहता है एटमॉस्फेयर का, डेट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसलिए जो नॉर्मली जो साइकोमेट्रिक चार्ट जो आप देखेंगे आपके बुक के भी पीछे जो आपको साइकोमेट्रिक चार्ट मिलेगा, डेट इज टेकन फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओनली। अगर आप प्रेशर चेंज करेंगे तो वो साइकोमेट्रिक चार्ट भी आपका चेंज हो जाएगा, कई सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जो साइकोमेट्रिक चार्ट बन रहा है डेट इज़ टेकन फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर। मतलब अगर मैं भले ही इसमें प्रेशर मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मैं साइकोमेट्रिक चार्ट बस बना रहा हूँ, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस कि ये एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए ही वो साइकोमेट्रिक चार्ट है। अगर मैं सपोज कोई एक एल्टीट्यूड में जाता हूँ तो प्रेशर क्योंकि कम होगा, प्रेशर चेंज होगा, तो ये साइकोमेट्रिक चार्ट मेरे लिए अवेलेबल, ये काम का नहीं रहेगा, फिर मेरे को दूसरा साइकोमेट्रिक चार्ट बनाना पड़ेगा। गेटिंग इज नॉट? तो ये हुआ हमारे साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में। ओके ना, अब इस साइकोमेट्रिक चार्ट में जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है उसकी लाइंस किस किस तरह से होगी, लेट अस अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो पहली जो दो लाइंस हम देख रहे हैं वो बहुत सिंपल है। सबसे पहली जो लाइन है, सबसे पहली प्रॉपर्टीज जिसकी हम बात करेंगे, डेट इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन, और यू कैन से कांस्टेंट ओमेगा लाइन।
ओके, तो ये तो आप आंख बंद करके बता सकते हैं, बिकॉज दिस इज द ओमेगा वर्सेस टी डायग्राम। ओमेगा हमारी वाई एक्सिस में, टी हमारा एक्स एक्सिस में है। तो अगर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहेगी देन ऑब्वियसली वी विल गेट वन हॉरिजॉन्टल लाइन, विल बी गेटिंग द हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस इज कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस। ये चीज क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन होगी डेट इज कांस्टेंट डीबीटी लाइन। कांस्टेंट डीबीटी लाइंस, तो कांस्टेंट डीबीटी लाइंस ऑब्वियसली किस तरह से मिलेगी हमको? वर्टिकल लाइन, बिकॉज एक्स एक्सिस में हमारा डीबीटी है, तो कांस्टेंट डीबीटी लाइंस जो मिलेगी डेट विल बी इन, दोज विल बी वर्टिकल। हियर डीबीटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। गेटिंग दिस? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस हमने बनाई, नेक्स्ट बनाई हमने कांस्टेंट डीबीटी लाइंस। ठीक है। थर्ड जो लाइंस बनेगी डेट इज कांस्टेंट एंथैल्पी लाइंस। अब यहाँ से हमको थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी। कांस्टेंट एंथैल्पी लाइंस, ओके, ये आप बना लीजिए। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम वहाँ कांस्टेंट एंथैल्पी लाइंस बनाएंगे। ओके, नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग स्टूडेंट्स कि व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ द एयर, जब हम एयर की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली उसमें हम वेट एयर को इंक्लूड कर रहे हैं। तो एयर में दो कंपोनेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। एक होता है हमारा ड्राई एयर, एक होता है हमारा ड्राई एयर, और दूसरा होता है वाटर वेपर। ठीक है। तो किसी भी एयर में हमने जितने भी जो फिक्स पार्ट थे, इंक्लूडिंग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, जितने भी फिक्स पार्ट थे उसको हमने ड्राई एयर का फॉर्म दे दिया, और जो वेट पार्ट था उसका हमने बोल दिया वाटर वेपर। नाउ जस्ट रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स कि जब हम किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करते हैं, टोटल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। क्या बोल रहा हूँ मैं? फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज आई हैव सर्टेन मास ऑफ एयर, वेट एयर की हम बात कर रहे हैं जिसमें एयर और वाटर वेपर दोनों प्रेजेंट है। तो this is having the mass of dry air is let's suppose ma and mass of water vapor is let's suppose mv। तो अगर मैं पूछूँ आपको ये टोटल मास ऑफ एयर कितना होगा, then you will say this is equal to mass of dry air plus mass of water vapor। Getting this now? That means total extensive property is nothing but sum of individual extensive properties। Yes or no? सिमिलरली अगर मैं टोटल एंथैल्पी की मैं बात करूं, टोटल एंथैल्पी H इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल एंथैल्पीज, सम ऑफ इंडिविजुअल एंथैल्पीज। तो टोटल एंथैल्पी H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर प्लस एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर। टोटल एंथैल्पी H इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर प्लस एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर। यस और नो? नाउ फर्दर क्या लिख सकते हैं आप इसको? टोटल H इज इक्वल टू व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर, मास ऑफ ड्राई एयर इनटू स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर। गेटिंग दिस? प्लस मास ऑफ वाटर वेपर इंटू स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर। कोई दिक्कत है? टोटल मास इंटू स्पेसिफिक एंथैल्पी। नाउ डिवाइडिंग दिस होल इक्वेशन बाय मास ऑफ ड्राई एयर, इनको सबको मास ऑफ ड्राई एयर से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है। नाउ लेट सपोज दिस इज नथिंग बट स्मॉल h, इसको हमने नाम दे दिया स्मॉल h। स्मॉल h क्या है? द एंथैल्पी ऑफ एयर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पर केजी ऑफ ड्राई एयर। टोटल एंथैल्पी ऑफ एयर पर केजी ऑफ ड्राई एयर। H को हमने कैसे डिफाइन किया? स्मॉल h इज व्हाट? एंथैल्पी ऑफ एयर पर केजी ऑफ ड्राई एयर। पर केजी ऑफ एयर नहीं, पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस इज नथिंग बट एम ए विल बी कैंसिल आउट, ये हो जाएगा HA प्लस व्हाट इज दिस MV बाय MA। MV बाय MA क्या है? रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर टू मास ऑफ ड्राई एयर इज नथिंग बट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इसको हम ओमेगा बोले हैं, तो दिस इज नथिंग बट HA प्लस ओमेगा इंटू HV। यस और नो? ओके, वेर H, अच्छा इसकी यूनिट क्या क्या बताया मैंने आपको? दिस इज नथिंग बट किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर, किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर। क्लियर नहीं है ये? ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू अब हम कैसे निकाल सकते हैं? ना व्हाट इज दिस HA? HA क्या है? एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ एयर। और एयर की अगर मुझे स्पेसिफिक एंथैल्पी निकालना है, ऑब्वियसली एयर जो है वो गैशियस फॉर्म में है, सुपर हीटेड फॉर्म में है। तो एयर की अगर स्पेसिफिक एंथैल्पी अगर मुझे H निकालना है, डेल H हम क्या लेते हैं? डेल H इज इक्वल टू CP इंटू डेल T। यस और नो? ठीक है। तो डेल H क्या हो जाएगा हमारा? लेट सपोज टेम्परेचर इज T, टेम्परेचर हमारा T है, तो दिस विल बी इक्वल टू T माइनस 0। क्यों 0 हम ले रहे हैं? बिकॉज जहाँ पर भी हमको सिर्फ एंथैल्पी निकालनी रहती है, वी टेक 0 एज द डेटम लाइन।
ओके अगर हमको मुझे सिर्फ एंथैल्पी निकालनी है तो ये ऑब्वियस है कि मैं ज़ीरो को ही डेटम लाइन लेके फिर मैं उसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, क्योंकि एंथैल्पी का खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जब तक हम चेंज की बात नहीं करें तब तक एंथैल्पी का कोई मायने नहीं रहता है। तो इसलिए अल्टीमेटली एंथैल्पी भले यहाँ डिफाइन करने के लिए हम एच निकाल लो, लेकिन जहाँ पर भी वो यूज़ होती है, जहाँ पर भी उसका काम पड़ता है, हम चेंज इन एंथैल्पी की ही हमेशा बात करते हैं। और चेंज में फिर डेटम आप कुछ भी ले लो, उससे कुछ मायने नहीं रखता। ये मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहा हूँ, ये मेरा 0.1 है, ये मेरा 0.2 है। मैंने 1 को 0 के रिस्पेक्ट में निकाला, H1 माइनस H0, 2 को 0 के रिस्पेक्ट में निकाला, H2 माइनस H0। दोनों का मेरे को डिफरेंस निकालना है, तो मेरा H2 माइनस H1 इज इक्वल टू H2 माइनस H0 माइनस H1 प्लस H0। तो H0 कैंसिल, ये मिल जाएगा। ये समझ में आएंगे। अल्टीमेटली चेंज अगर हमको निकालना है तो कोई भी एक डेटम लेके हमको चलना पड़ता है। तो हम 0 का डेटम हम लेते हैं, ये आपको पता है, हमने थर्मोडायनेमिक्स में बहुत डिस्कस किया है। गेटिंग दिस और नॉट? ओके, तो 0 का हमने डेटम लिया, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? HA को हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज नथिंग बट CP ऑफ एयर इंटू T माइनस 0, यस और नो, प्लस ओमेगा। नाउ व्हाट इज दिस HV को आप ध्यान से समझो। HV आखिर है क्या? एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर, एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर। और वाटर वेपर की एंथैल्पी को हम कैसे निकाल सकते हैं, जिसको हम लास्ट में बनाएंगे, एक बार ये सब चीज़ें हो जाए। एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर हम कैसे बना सकते हैं? ये मेरा सैचुरेशन कर्व है TS डायग्राम में, और ये वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर पे मैंने कर्व बनाया। गेटिंग दिस? ठीक है। अब मेरे पास वाटर जो है वो कहाँ पर है? लिक्विड स्टेट में है। ध्यान दो इधर, वाटर इज एट लिक्विड स्टेट। ठीक है। अब इसको अगर मुझे वेपर स्टेट में, सुपर हीटेड स्टेट में ले जाना है तो मुझे कितनी एंथैल्पी लगेगी, कितनी हीट लगेगी? ठीक है, तो कितनी एंथैल्पी लगेगी, कितनी एंथैल्पी चेंज होगी? इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे चेंज करना है। तो यहाँ से यहाँ तक चेंज के लिए पहले तो क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक होगा, इसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। तो पहले तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इसमें लगेगी, यस और नो? एंड वंस इट इज़ वेपराइज्ड, उसके बाद फिर सुपर हीटेड में इतनी हमको सेंसिबल हीट लगेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में देखे हैं। ठीक है, तो इतना हमको लेटेंट हीट लगेगा प्लस इतना सेंसिबल हीट लगेगा। सेंसिबल हीट को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? CP del T। लेटेंट हीट को हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं? लेटेंट हीट, डायरेक्टली लेटेंट हीट कहलाएगी। गेटिंग दिस नॉट? ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा HV अगर मुझे निकालना है, सो दिस HV विल बी इक्वल टू लेटेंट हीट प्लस सेंसिबल हीट को क्या लिख सकता हूँ मैं? CP इंटू T। गेटिंग दिस नॉट? ओके, CP इंटू T। अल्टीमेटली क्या होगा? रेफरेंस के 0 के हिसाब से अगर मैं लूँ तो डेट विल बी T माइनस 0। तो डायरेक्टली मैंने क्या लिख दिया उसको? CP इंटू T, यस और नो? ठीक है। फर्दर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? HV CP ऑफ वेपर होगा ये, क्योंकि CP एयर का अलग होता है, वेपर का अलग होता है। गेटिंग दिस नॉट? तो यहाँ पर हम वाटर वेपर की बात करें तो CPV होगा। ठीक है, तो HV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका लेटेंट हीट विच इज अप्रॉक्सीमेटली 2500। अगर कुछ और नहीं दिया है लेटेंट हीट के बदले, यू विल टेक दिस एज 2500। CPV will be taken as 1.88 into T। Getting this? तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा? This will be equal to ओमेगा into HV which is 2500 plus 1.88 T। Getting this or not? ठीक है। फर्दर इसको लिखना चाहें तो ये हमारा CPA की वैल्यू भी हम जानते हैं। एयर का CP की वैल्यू कितनी होती है? 1.005, स्टैंडर्ड वैल्यू पता है हमको। तो HA विल बी इक्वल टू 1.005 T प्लस ओमेगा 2500 प्लस 1.88 T। सो दिस इज नथिंग बट, सॉरी, दिस इज टोटल एंथैल्पी, नॉट एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर। टोटल एंथैल्पी H विल बी इक्वल टू 1.005 T प्लस ओमेगा इंटू 2500 प्लस 1.88 T। ठीक है, अगर मान लो कि बात लेटेंट हीट दे देता है 2400 या फिर 2600, तो इसके बदले आपको 2400 या 2600 लेना पड़ेगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपर हीटेड वेपर अगर आपको कुछ और वैल्यू देता है, 1.88 के बदले कुछ और देता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। बट अगर कुछ नहीं देता है तो स्टैंडर्ड हम यही वाली वैल्यूज इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये H का फॉर्मूला हमको मिल गया 1.005 T प्लस ओमेगा 2500 प्लस 1.88 T। गेटिंग दिस नॉट? ओके, नाउ कमिंग टू कि किस तरह से अब हम ये कांस्टेंट एंथैल्पी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे? दिस इज आवर साइकोमेट्रिक चार्ट। ओके, यहाँ पर हमारा ओमेगा है या फिर PV है यू कैन से, और यहाँ पर DBT है। गेटिंग दिस? ठीक है। अच्छा, अब लेट सपोज मैं एंथैल्पी की वैल्यू कोई कांस्टेंट रख रहा हूँ, कोई भी एक कांस्टेंट रखो, मुझे कांस्टेंट एंथैल्पी का कर्व चाहिए, तो किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं? पहले तो मैं वो बता रहा हूँ। तो लेट सपोज एंथैल्पी को मैंने फिक्स कर दिया 100 पे। नाउ विद दिस कांस्टेंट एंथैल्पी आई एम
ट्राइंग टू चेंज द टेम्परेचर। अब मैं टेम्परेचर की वैल्यूज जो है वो चेंज करते जा रहा हूँ। ओके, लेट सपोज मैंने टेम्परेचर रखा, लेट सपोज शुरू में 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, एंथैल्पी मेरी 100 है, टेम्परेचर मैंने रख दिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 एंथैल्पी पे लेट सपोज मेरे को ओमेगा मिला यहाँ पर इस पॉइंट पे। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये एंथैल्पी की वैल्यू तो सेम है, 100 है। अब मैं इसको चेंज करके कर दिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको मैंने बढ़ा दिया, डीबीटी जो है वो बढ़ेगा, मतलब इस तरफ आएगा, ओमेगा जो है वो साथ साथ में कम होते जाएगा। ओके, ओमेगा की वैल्यू हमारी कम होते जाएगी, तो सेकेंड पॉइंट जो हमको मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा। सिमिलरली मैंने उसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो यहाँ पर मिलेगा, एंड सो ऑन। तो फिर मैं सबको जब मैं ज्वाइन करूँगा तो ये जो लाइन मुझे मिलेगी, दिस लाइन इज़ नथिंग बट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी लाइन। यही हमारी कॉन्स्टेंट एंथैल्पी लाइन है। ये समझना कि नहीं? ठीक है, तो इस तरह से हम कांस्टेंट एंथैल्पी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट में। नेक्स्ट इज कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस। ये कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमने देख लिया। नेक्स्ट इज फोर्थ इज कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस, मतलब फाई की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। ओके, तो एक चीज़ मैंने आपको बताया था, फाई की वैल्यू अगर मैं सेचुरेशन कर्व में देखूँ तो फाई की वैल्यू कितनी होगी? 100%। फाई इज़ 100% हियर, या फिर 1 यू कैन से, यहाँ फाई 100% हो गया। ठीक है, फाई की वैल्यू अगर मैं कम करते जाऊँ, द कर्व वुड बी लाइक दिस। सो दिस इज द कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व। तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व तो आपको यहीं से समझ में आ गया, जो सैचुरेशन कर्व था वही हमारा कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व होगा। क्यों? क्योंकि पूरे सैचुरेशन कर्व में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है विच इज़ 100%। उससे मैं थोड़ा सा कम करूँ तो यहाँ पर फाई इज इक्वल टू 0.9, फाई इज इक्वल टू 0.8 एंड सो ऑन। तो दिस लाइन्स आर नथिंग बट constant relative humidity lines. Getting this or not? Okay, next curve is constant specific volume. Constant specific volume. Constant specific volume curve जो आपको मिलेगा, that is like this. This is constant specific volume curve. ओके, नाउ यू वुड से कि ये तो कांस्टेंट एंथैल्पी के समान हो गया। नहीं, कांस्टेंट एंथैल्पी के समान नहीं है। कांस्टेंट एंथैल्पी का जो स्लोप है डेट इज़ लेस, और कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम का जो स्लोप है डेट इज़ मोर। ये डिफरेंस है। तो ये हमारा कांस्टेंट एंथैल्पी का यहाँ शो कर रहा हूँ मैं, एंड दिस इज कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये हमारा कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम का कर्व है। गेटिंग दिस और नॉट? ओके, कैसे निकाल सकते हैं इसको? वी नो व्हाट पी इज इक्वल टू MRT। ओके, और यू कैन से V अपॉन M इज इक्वल टू RT अपॉन P, और स्मॉल v इज इक्वल टू RT अपॉन P। गेटिंग दिस? ओके, इसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर चेंज करते जाओ, उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर चेंज करते जाओ। अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम में फिक्स कर दूँ, स्पेसिफिक वॉल्यूम में फिक्स कर दूँ तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RT मेरे को मिल गया। डेट मीन्स मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ओके, इन्वर्ट कर्व की। गेटिंग दिस ना? तो ये हमारी मिल गई कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस। नेक्स्ट लाइंस आर कांस्टेंट डीपीटी लाइंस, कांस्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस, कांस्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बताया, किस तरह से हम निकाल सकते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ओके, किसी भी पॉइंट पे अगर मेरे को ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकालना है, किसी पॉइंट पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? इसी सेम पार्शियल प्रेशर पे मैं टेम्परेचर कम करते जा रहा हूँ। फिर जिस पॉइंट पे ये सैचुरेट होना स्टार्ट होता है, दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नथिंग बट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। यही हमने देखा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे में भी कोई पॉइंट लूँ तब भी मेरा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर सेम रहेगा, ठीक है, और नीचे में थोड़ा पॉइंट लूँ तब भी मेरा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर सेम होगा। मतलब ये पूरी की पूरी लाइन में जिस तरह से मेरी स्पेसिफिक PV की जो लाइन चल रही है, पार्शियल प्रेशर की जो लाइन चल रही है, इस पूरी की पूरी लाइन में मेरा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो है वो सेम रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आप ध्यान दो इधर, कि मुझे किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर चाहिए, सपोज मैं बोलता हूँ इस पॉइंट पे मुझे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर चाहिए, तब मुझे क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट कांस्टेंट पार्शियल प्रेशर की कर्व फॉलो करो, कांस्टेंट प्रेशर का कर्व फॉलो करो, पार्शियल प्रेशर का कांस्टेंट कर्व फॉलो करो, और वो सैचुरेशन कर्व में जहाँ पर मीट करेगा वहाँ का टेम्परेचर इज नथिंग बट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। यही समझ आ रही कि नहीं आ रही है? मतलब क्या हुआ? इसका अगर मुझे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर चाहिए तो मैं क्या करूँगा? मैं कांस्टेंट पार्शियल प्रेशर में जाऊँगा, ये मेरा ओमेगा या फिर PV का कर्व है, ठीक है। तो मैंने क्या किया? पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट किया, और कहाँ तक गया? अप टू
अप टू सैचुरेशन कर्व। तो सैचुरेशन कर्व तक गया, सैचुरेशन कर्व में जहाँ पर मीट होगा वहाँ का जो प्रेशर मिलेगा मुझे, दिस पर्टिकुलर प्रेशर इज नथिंग बट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। वहाँ का जो टेम्परेचर मिलेगा मुझे, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नथिंग बट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इसको मैं अलग से बता देता हूँ आपको, सिंपल रहेगा समझने में। ओके, किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, कांस्टेंट पीवी लाइन फॉलो करो। दिस इज पीवी वर्सेस पीवी या फिर ओमेगा हमने इसको कहा था, पीवी वर्सेस डीबीटी कर्व। तो कांस्टेंट पीवी लाइन मैंने फॉलो किया, ये सैचुरेशन कर्व में जहाँ पर मीट हुआ वहाँ का टेम्परेचर इज नथिंग बट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, तो कांस्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस भी आप इसी तरीके से मान सकते हैं, क्योंकि ये पूरे के पूरी लाइन में, इस पूरे लाइन में कहीं पर भी आप अगर देखें ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तो वो सेम रहेगा। गेटिंग दिस? लेकिन उसको मेजर कैसे करेंगे, मेजर उसको ऐसे करेंगे कि उसको प्रोजेक्ट करो कांस्टेंट प्रेशर लाइंस में, प्रोजेक्ट करो कहाँ तक, अप टू सैचुरेशन कर्व, और वहाँ का फिर टेम्परेचर देखो। ये समझ में आएगा नहीं है? गेटिंग दिस नॉट? ओके, तो ये हुआ कांस्टेंट डीपीटी लाइंस। नेक्स्ट इज कांस्टेंट डब्ल्यूबीटी लाइंस, कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन। ओके, तो वेट बल्ब टेम्परेचर हमने किस तरह से डिफाइन किया था? वेट बल्ब टेम्परेचर के लिए हमने क्या किया था, यहाँ से हम उसको सेचुरेट करते जा रहे हैं, मतलब पार्शियल प्रेशर उसका बढ़ते जा रहा था जब तक कि वो सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं आ जाता, और यहाँ का फिर टेम्परेचर हमने बोला था वेट बल्ब टेम्परेचर। गेटिंग दिस? ठीक है, तो ये वेट बल्ब टेम्परेचर मेजर करने के लिए, इसका कर्व प्लॉट करने के लिए एक इक्वेशन यूज़ होता है, डेट इज़ नोन एज कैरियर्स इक्वेशन। ये कैरियर्स इक्वेशन का यूज़ करके हम कांस्टेंट डब्ल्यूबीटी लाइंस प्लॉट कर सकते हैं, और कांस्टेंट डब्ल्यूबीटी लाइंस का जो कर्व हमको मिलता है डेट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू कांस्टेंट एंथैल्पी लाइंस कर्व। ओके, तो ये पूरी लाइन में हमारे डब्ल्यूबीटी भी कांस्टेंट है और एंथैल्पी भी कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट सेम कर्व मिलेगा। अगर आप साइकोमेट्रिक चार्ट में देखेंगे, आपकी बुक के पीछे, पीके नाक के पीछे भी साइकोमेट्रिक चार्ट दिया हुआ है, एकदम हार्डली बहुत ही माइनर डिफरेंस रहता है डब्ल्यूबीटी लाइन में और कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन। यू कैन कंसिडर इट टू बी ओवरलैपिंग टू ईच अदर। आप कांस्टेंट एंथैल्पी लाइंस को और डब्ल्यूबीटी लाइंस को सेम मान सकते हैं, ओवरलैप्ड मान सकते हैं। ओके, तो जिस तरह से हमारा कांस्टेंट एंथैल्पी का लाइन रहता है, कर्व रहता है, उसी तरह से हमारा कांस्टेंट डब्ल्यूबीटी का कर्व रहेगा। गेटिंग दिस नॉट? ओके, इसको अगर मैं समराइज करूँ दोनों तीनों को तो क्या हो जाएगा, देखो लेट सपोज इसी सेम पॉइंट पे, अब ध्यान दो इधर, ये दोनों तीनों टेम्परेचर में आपको डिफरेंस यहाँ समझ में आ जाएगा। ये इसी सेम पॉइंट पे मुझे डीबीटी चाहिए, डब्ल्यूबीटी चाहिए और डीपीटी चाहिए, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो सेम पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ मैं। इसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहाँ होगा, तो इसको यहाँ पर प्रोजेक्ट कर दो, दिस इज डीबीटी। ये सुन लो, वेट बल्ब टेम्परेचर कहाँ होगा, तो कांस्टेंट एंथैल्पी लाइंस जो इसकी जा रही है, ये कांस्टेंट एंथैल्पी लाइंस इसकी इस तरह से जा रही है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये इस तरह से कांस्टेंट एंथैल्पी लाइंस जा रही है। इसको अगर मैं सैचुरेशन कर्व में मिलाऊँ, यहाँ का जो टेम्परेचर होगा दिस इज नथिंग बट डब्ल्यूबीटी, इसका वेट बल्ब टेम्परेचर होगा। ऐसा नो? ठीक है, और डीपीटी के लिए मैंने क्या किया, डीपीटी के लिए मैंने कांस्टेंट पीवी लाइन फॉलो की, वो सैचुरेशन पॉइंट में जहाँ मीट कर रहा है वहाँ का टेम्परेचर इज नथिंग बट डीपीटी। गेटिंग दिस नो? तो इसलिए ये चीज़ हमने कंक्लूजन पहले भी निकाला था, ड्राई बल्ब टेम्परेचर फॉर एनी अनसैचुरेटेड एयर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज ग्रेटर देन वेट बल्ब टेम्परेचर इज ग्रेटर देन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। दैट्स इट, वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन किसी भी अनसैचुरेटेड एयर के लिए। अगर मैं सैचुरेटेड एयर की बात करूँ, कोई अगर सैचुरेटेड एयर है, लेट सपोज इसी पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, कोई भी लेट सपोज यही पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होगा मेरा, यही होगा। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, वेट बल्ब टेम्परेचर के लिए मैंने क्या किया था कि कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन फॉलो करके कहाँ तक गया था, सैचुरेशन कर्व तक गया था, तो ये तो खुद ही सैचुरेशन कर्व है, तो यही मेरा वेट बल्ब टेम्परेचर भी हो जाएगा। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के लिए मैंने क्या किया था, कांस्टेंट पीवी लाइन फॉलो करके कहाँ तक गया था, सैचुरेशन कर्व तक, तो ये तो खुद ही सैचुरेशन कर्व है, तो ये मेरा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी हो जाएगा। तो इसलिए फॉर एनी सैचुरेटेड एयर ऑब्वियसली उसका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, वेट बल्ब टेम्परेचर है और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, एवरीथिंग विल बी सेम। गेटिंग दिस नो? ओके, तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, उसका जवाब सोचना ध्यान से। हमने गिब्स फेज रूल पढ़ा है, और गिब्स फेज रूल क्या बोलता है, P प्लस एफ इज इक्वल टू C प्लस 2। दिस इज नथिंग बट गिब्स फेज रूल। ठीक है ना, इसी चीज़ को अगर मैं अपनी एयर के लिए लगाऊं, वेट एयर के लिए लगाऊं, तो वेट एयर में कितने फेज में एग्जिस्ट कर रही है वेट एयर, वन सिंगल फेज में, क्योंकि जो एयर है वो भी गैशियस फेज में है, वाटर वेपर भी गैशियस फेज में है, तो P वेट एयर के लिए मेरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
बट नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट विल बी 2, एक होगा हमारा ड्राई एयर, एक होगा हमारा वाटर वेपर। ठीक है, तो अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आपको पूछूं मॉइस्ट एयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, सो दिस एफ विल बी इक्वल टू C + 2 - P, सो दिस विल बी 2 + 2 - 1 विच इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हुआ, मॉइस्ट एयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम मुझे 3 प्रॉपर्टीज़ पता रहना चाहिए, तब मैं बाकी की प्रॉपर्टीज़ मॉइस्ट एयर की जान सकता हूँ। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ मुझे कोई भी 2 प्रॉपर्टीज़ अगर पता है, अगर मुझे DBT पता है और ओमेगा पता है, मेरे को पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट पे मैं WBT निकाल सकता हूँ, DPT निकाल सकता हूँ, फाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ, सब कुछ निकाल सकता हूँ। या फिर मुझे अगर फाई पता है और DBT पता है, फाई पता है और DBT पता है, तो ये मुझे पॉइंट मिल गया, यहाँ पर मैं ओमेगा भी निकाल सकता हूँ, DPT भी निकाल सकता हूँ, WBT भी निकाल सकता हूँ, सब कुछ निकाल सकता हूँ। तो फिर ये कैसे हो रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या पूछ रहा हूँ मैं कि भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हमारा 3 हुआ कायदे से, मतलब कम से कम 3 प्रॉपर्टीज चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 2D ग्राफ हमने बनाया है, तो इस 2D ग्राफ से ही हमारा पूरा काम हो जा रहा है। तीसरे प्रॉपर्टीज़ की तो ज़रूरत ही नहीं है, कोई भी 2 प्रॉपर्टी आप मुझे दे दो, मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो फिर या तो ये गलत होगा या फिर ये गलत होगा, तो क्या गलत है, ये दोनों सही है। बट एक जो चीज़ मैंने जो सबसे पहले आपको कही थी वो हमेशा याद रखना, डेट दिस साइकोमेट्री चार्ट इज प्लॉटेड फॉर कांस्टेंट प्रेशर। मतलब अगर मैं ये चार्ट प्लॉट कर रहा हूँ, ये बैक ऑफ द माइंड में मेरे पास है डेट द प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके बिना नहीं हो सकता ये चीज़। तो इसलिए 3 प्रॉपर्टी मालूम है आपको, एक तो DBT मालूम है, एक ओमेगा मालूम है, और साथ ही एक प्रेशर मुफ्त मुफ्त मुफ्त। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए इस चीज़ को आप भूलना मत कि जो साइकोमेट्रिक चार्ट जो बन रहा है डेट इज़ फॉर कांस्टेंट प्रेशर, वो उसी पर्टिकुलर प्रेशर के लिए वैलिड है। अगर मैं प्रेशर चेंज करूँगा तो ये चार्ट मेरा वैलिड नहीं रहेगा। गेटिंग दिस? तो इंटरव्यू में कई बार आपको इस तरीके से घुमाया जा सकता है, बट इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। ओके।